जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक यूजीसी नेट 2 प्रिपरेशन। अब तक हमने आपके साथ डिस्कशन करा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे, उसमें जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट था जिसको लेके हमने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कशन करे। फिर हमने आपके साथ इंटरनेशनल लॉ एंड इन्वायरमेंटल लॉ पे आ रहे हुए क्वेश्चंस पे डिस्कशन करा। आज हमारा टॉपिक है फैमिली लॉ। इस मीन दैट कि यूजीसी नेट में फैमिली लॉ से जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए, आज हम उस पर अपना डिस्कशन करेंगे और आपके साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि इतने कम टाइम पे, जो कि आपके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है, तो इसमें फैमिली लॉ के कौन कौन से वो सेगमेंट हैं जिसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा फैमिली लॉज के सेगमेंट से। तो हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जैसे मैंने इसमें कहा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं लगातार आपसे ये डिस्कशन कर रही हूँ स्टूडेंट कि ज़्यादातर यूजीसी नेट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो एमसीक्यूज बेस्ड है, या आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग होंगी। तो इसलिए ये जो पैटर्न है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। रीज़न बीइंग, अगर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है तो वो एक क्वेश्चन नहीं, इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, उसमें मेरा फोकस यही है कि आपके साथ डिस्कशन में हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए होंगे, हमारा उन ऑप्शंस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जब हम एक एक ऑप्शंस के बारे में एनालिसिस करते हैं तो इससे हमारा एक नहीं बल्कि 4 आंसर्स रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन में 4 तरीके के क्वेश्चंस जो इम्प्लिसिटली आंसर्स छिपे हैं उस पर हम डिस्कशन करें। ऑलराइट, चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट, वो लेंगे हम केस लॉस की एक लिस्ट दी गई है आपको, और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दिए हैं। इफ यू कैन लुक एट द स्क्रीन यू फाइंड दैट दास्ताने वर्सेस दस्ताने। आपने ड्यूरिंग एलएलबी इस केस को बहुत पढ़ा है। जब भी हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट में जब हम डिवोर्स पर डिस्कशन करते हैं एज पर सेक्शन 13 ऑफ HMA 1955, उसमें इंपॉर्टेंट केसेस की लिस्ट में ये वाला केस भी हमने पढ़ा है। सो दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस जिसको कि हमने डिस्कशन करा। अब ये जो दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस है इसको हमने पढ़ा, और एक था जो अभी आपने कुछ टाइम पहले लज्जा देवी वर्सेस स्टेट 2012 का, हालांकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, आपने शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन अगर आप कैंसिलेशंस करेंगे यानी जब आप 3 ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन आपको है तो 4th वन ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है आपको नहीं भी आता तो आप बाकी 3 देखोगे। नेक्स्ट वन इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR 1984। इस केस को भी हमने बहुत अच्छे से केयरफुली एनालिसिस करा है, जो कि हमने इसको क्रुएलिटी में डिस्कशन करा है। विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का केस हमने पढ़ा है, जिसमें कि हमने डेजर्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है। अब देखो, दस्ताने को भी अगर आप याद करोगे तो दस्ताने को भी हमने उसी सेक्शंस यानी क्रुएलिटी पे डिस्कशन करा था, यानी एक ही केस, एक ही टॉपिक पे 2 केस मिल रहे, लेकिन इसके साथ साथ एक और सेक्शन दिया है 23 सब क्लॉज 1, जिसमें कि हम मीडिएशन या कॉन्सिलेशन की बात करते हैं फैमिली लॉ के टॉपिक पर। जब भी कोई डिवोर्स का पिटीशन आता है तो कोर्ट ये देखता है कि क्या इनके बीच सेटलमेंट हो सकता है, कॉन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर 23 सब क्लॉज 1 इज नॉट अ बार टू फाइल अ पिटीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 13(1)(a। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपके सारे केसेस को जब मैच करेंगे तो हम कैसे जाएंगे, सरोज रानी को हम क्रुएलिटी में यानी C को हम 4 में मैच करेंगे। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे कि C को हम 4 पे मैच करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर हम उसी कंडीशन में जाएंगे जिस कंडीशन पे हम डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि जो दस्ताने का केस है उसको हम क्रुएलिटी पे लेके आएंगे, और यहाँ पर सरोज रानी के केस को हम 23 सब क्लॉज 1 में लेके आएंगे। तो यहाँ A
4 यानी यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल गए। इसके बाद B2 यानी ये दोनों भी एक ही चीज़ है, यानी B2 का मतलब है कि कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, ये आपको चाइल्ड मैरिज पे मिल रहा है। तो यानी जो हमें नहीं भी पता था फिर भी हमें पता हो गया कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट इस पे है। जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ पर इन्होंने आपके लिए डिस्कशन करा, यानी सी में 2 आएगा तो सरोज रानी का केस है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज नॉट एट ऑल। इसके बाद इन्होंने कहा फिर ये किस में जाएगा, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जाएगा क्वेश्चन वो जाएगा दिस वन, ठीक है। केसेस की लिस्ट से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, जो डिवोर्स वाला टॉपिक है ना हिंदू मैरिज एक्ट में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क केसेस हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। लैंडमार्क केस ऑन सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 में स्टूडेंट जब आप देखोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डिवोर्स के जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 में वो आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि सेक्शन 13 में डिवोर्स के दिए गए ग्राउंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ के जाओगे, ग्राउंड फॉर डिवोर्स। साथ ही साथ 4 एडिशनल ग्राउंड्स हैं फॉर डिवोर्स टू द वीमेन, आप उनको भी पढ़ के जाओगे। इसके अलावा एक बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी, यानी जो डिवोर्स पर थ्योरीज है ना वो भी आप एक बार देख लेना। यानी जो आपकी नो फॉल्ट थ्योरी है, ठीक है, नो फॉल्ट थ्योरी है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी है, तो यहाँ पर ये भी देखेंगे। तो यहाँ म्यूचुअल डिवोर्स का कॉन्सेप्ट भी देखोगे और ये भी देखोगे। इसके बाद फिर हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि ये कहाँ से क्वेश्चन बना है और कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि मैरिज ऑफ हिंदू मेन विद हिज बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर इज। तो यहाँ पर क्या ये मैरिज वैलिड होगी? तो आपने हिंदू लॉ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और हिंदू लॉ में कॉन्सेप्ट है कि जो रिलेशंस होते हैं वो बाय मैरिज, ठीक है, बाय अडॉप्शन, बाय कंसेंजुनिटी, यहाँ सबसे जो भी अराइज होते हैं वो आपके लेजिटिमेट यानी ट्रू रिलेशंस माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर एडॉप्शन के थ्रू भी कोई रिलेशन आ रहा है तो वो भी ट्रू ब्रदर एंड सिस्टर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, वो मैरिज वाइट होगी, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द अदर क्वेश्चन। यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मुस्लिम लॉ से पूछा गया है। एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे तो पता करेंगे, इफ अ मुस्लिम हस्बैंड स्वेयर्स that he will not have a sexual intercourse with his wife for 4 months or more, it amounts to divorce of which form? So you need to go for that. When we talk about the form of divorce under Muslim law, ठीक है, तो हमने पूरा इसको एक बार रिवाइज कर लेना है कि मुस्लिम लॉ में डिवोर्स कैसे है। वी नो वेरी वेल कि मुस्लिम लॉ में इन जनरल जब हम लोग क्लासिकल मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो यूनिलैटरल फॉर्म ऑफ डिवोर्स देखते हैं। इट्स मीन दैट हस्बैंड इज गिवन मोर पावर्स देन द वीमेन, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कई सारे डिवोर्स के फॉर्म पढ़े, जिसमें एक पॉपुलरली वर्ड हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड तलाक। इसमें 2 शब्द पढ़ते हैं, एहसन एंड हसन। तो आप इसको भी पढ़ के जाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स माना जाता है, दैट इज कॉल्ड एहसन, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आप देखोगे कि इसमें सिर्फ ओनली 1 टाइम तलाक वर्ड इज यूज्ड, जबकि यहाँ पर 3 टाइम्स इज यूज्ड। जैसे ही 1 टाइम तलाक वर्ड इज यूज्ड, सडनली द पीरियड ऑफ इद्दत स्टार्टेड, ये हमने इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अलावा भी कुछ और डिवोर्स के फॉर्म है तलाक के अलावा भी जो आपको सामने दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इला, जिहार, तफवीज एंड मुबारत। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन सब के मतलब समझो, सो दैट यू आर easily going to understand the whole concept of divorce under Muslim law. What do you mean by इला, ठीक है, and what do you mean by जिहार, ठीक। यहाँ पर जो जिहार है इसमें हम कंपैरिजन देखते हैं। इस मीन्स प्रोहिबिटेड कंपैरिजन की बात होती है, यानी कि when the husband is making a comparison of his wife to his mother and the sister, it may be treated as a zihar form of divorce.
And when he expressly says that he is not going to continue with that relations and that remains for 4 months continuously, तो ये वाला जो डिवोर्स का फॉर्म है ये इला के फॉर्म में जाएगा। तफवीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट डेलीगेट कर देना। इट्स मीन जब हस्बैंड अपनी डिवोर्स की कैपेसिटी को डेलीगेट करता है टू समवन एल्स इवन इंक्लूडिंग हिज वाइफ, तो इसे कहते हैं तलाक ए तफवीज़। तो आप इसको डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डिवोर्स भी कह सकते हो। लेकिन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि इफ अ मुस्लिम हस्बैंड स्वेट्स दैट ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर 4 years कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर जो आपका डिवोर्स का फॉर्म आएगा दैट इज कॉल्ड इला। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मुबारत की बात करेंगे तो मुबारत इज अ म्यूचुअल फॉर्म ऑफ डिवोर्स जहाँ पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद द मैरिज। तो यहाँ पर जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B है जो म्यूचुअल डिवोर्स की बात करता है, इन द सेम पैटर्न वी डिस्कस मुबारत फॉर्म ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। तो आप अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझोगे तो यू विल रियलाइज दैट यूजीसी हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू गिव यू ऑल दोज ऑप्शंस फॉर द फॉर्म ऑफ डिवोर्स। यू नीड टू गो फॉर द करेक्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। Now coming to the next question that I am looking at the screen is, according to section 4 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, remember student, this is a very important legislation which talks about form of divorce. But remember, this kind of divorce is given only, this right is given only to the women, not to the husband. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो लेजिस्लेशन करा गया, इस लेजिस्लेशन का पर्पस है टू प्रोवाइड सम राइट्स ओवर टू द वीमेन सो दैट सी कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दिस राइट टू क्लेम द डिवोर्स। इन जनरल मैंने पहले भी बताया अंडर मुस्लिम लॉ यूनिलेटरल फॉर्म ऑफ डिवोर्स वॉज प्रिवलेंट। ठीक है, हस्बैंड वॉज गिवन मोर पावर्स, वेरी रेयरली द वाइफ वॉज गिवन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पर बोला कि सेक्शन 4 में क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप देखिए ऑप्शंस पढ़ेंगे एंड देन विल गो फॉर द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज कि सपोज इफ द हस्बैंड और द वीमेन, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ, इट्स मीन दैट A plus B both are Muslim, right, and the B being a wife, she renunciated from the Islam and she converted into the Hindu religion. Now what will be the effect of this marriage? Is this marriage is going to be automatically dissolved or not? तो सेक्शन 4 में इन्होंने कहा कि what will be the result अगर वाइफ अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर ले, मीन्स अपोस्टेसी हो जाए, मीन्स शी कन्वर्टेड हर रिलीजन फ्रॉम इस्लाम टू अदर रिलीजन। तो ऑप्शंस इन्होंने क्या दिए, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विल डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो, automatically once she converted into other religion her marriage will be dissolved. This is the first option. The second option will be no, it will not be there, marriage will not be automatically resolved, it will be continued. The women or the husband is to file a civil suit to claim dissolution. The third one is dissolve her marriage and she loses her claim to dower, मैरिज भी डिसॉल्व हो जाएगी, साथ ही साथ जो उसका एक राइट है डावर का वो भी खत्म हो जाएगा। दिस इज अनदर ऑप्शन। द फोर्थ वन इज डिसॉल्व हर मैरिज बट नो शी डज नॉट हैव लॉस्ट दिस क्लेम फॉर द डावर। Remember student, if you are going for section 4 of Dissolution of Marriage Act 1939, it clearly says that if the woman has converted into other religion, this marriage is not going to be automatically dissolved. This is the answer, yet it is. तो इसके बाद और ऑप्शन नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन B is the correct answer because marriage is not going to be automatically resolved. So what will happen? It will happen then the husband is to bring a suit to dissolve the marriage in the court of law. Next question is, arrange the following legislations in chronological orders. आपको 4 लॉज दिए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चेंज करना है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको ईयर याद रखना है। दिस इज द 1869, राइट। पारसी मैरिज एक्ट इज 1936, dissolution of Muslim marriages in the year of 1939 and special marriage act is in the year of 1954. Now if you are going to make an arrangement in the chronological form, you will have to see
that which is going to be first one. This is A, right? This is B, this is C, and finally this is last one D. तो वही A B C D के फॉर्म में ये चीज आएगी. The correct answer will be this one. Now coming to the next question, because ये आपको chronological order याद करना पड़ेगा. ये legislations हैं जिनके year आपके लिए important हैं. Coming to the next question, which of the following is not a condition for determining the capacity of the male Hindu to adopt? यानी जब आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ते हो जहां पर आपको सेक्शन 7, 8, 9 और 10 दिए गए हैं, तो वहां पढ़ते हो कि एक हिंदू अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए. When you can go for the option of this particular section, then you will find that क्या consent of wife जरूरी है? Yes, of course, it is mandatory. If he is married, majority is necessary. Of course, if the person is not major, he will not be entitled. Soundness of mind, okay, but he must be necessarily married. This is not the correct answer. It means that even if a person who is unmarried, he is a Hindu person, sound mind, then he can go for the adoption of child. Although that is true, that such person must complete the conditions given under section 11 of Hindu Adoption and Maintenance Act. It means there must be the age difference and other things. Now coming to the next point, that is question number 7, which talks about which of the following has been let down by the Supreme Court. So we are just looking at this case, and this is a very landmark. Now we cannot say that it is a recent judgment because it was passed in the year of 2017. But in this case, we have well established the point that triple talaq is wide, it cannot be considered as a correct form of divorce. अब यहाँ पर लेकिन उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा. द फर्स्ट पॉइंट सेज मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937. तो पहले तो आपको ये याद रखना, अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट प्री constitutional legislation made by the Britishers in the form of Britishers, you will go for 1937, because after that dissolution of marriage act came in the year of 1939, and after that we have the Muslim women's rights on divorce, that is 1986, then the Muslim women's rights on marriage, that is 2019. All these legislations are there for the Muslims. Options है Muslim Personal Law Shariat Act is not a law regarding the triple talaq and the practice is against Holy Quran tenets. क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो ये लॉ है ये लॉ नहीं है, यानी it does not talks about the triple talaq in actual. The second option, it says that section 2 of Shariat Application Act 1937 is pre-constitutional legislation. So we know that it is a correct part when we talk about this within the meaning of article 13(1) of the constitution and violative of article 14. Yes, so we can go for that because article 14, which talks about right to equality, is mean that state cannot make a discrimination on the basis of classification, on the basis of gender also. तो ये आर्टिकल 14 का है, बिकॉज आर्टिकल 14 में आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो आर्बिट्रेरी हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्बिट्रेरी है बिकॉज एक तरफ हस्बैंड इज गिवन लॉट ऑफ पावर्स टू गिव डिवोर्स टू द मुस्लिम वीमेन, while the women was given very least number of time. तो यहाँ पर सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट, बाकी सारे ऑप्शन देखेंगे. आर्टिकल 15 इज गिवन, देन ट्रिपल तलाक कैन बी इंजंक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सेवियर मैट्रिमोनियल रिलेशंस. इनमें से आपसे पूछा है कि क्या चीज है. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको करेंगे कि यहाँ इस केस में कौन सी चीज सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करी थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 2 जो है अगर आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो ये चीज नहीं होगी. द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम थिंकिंग अबाउट विच इज अबाउट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. ठीक है, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो और आपने सोर्सेज नहीं पढ़े तो इट्स मीन दैट यू हैव नॉट गॉन थ्रू द लॉ. Remember student, there are 4 kind of sources, 1, 2, 3 and 4. अगर हम इसको chronological order में कहें, the first supreme source of Muslim law that is called Quran. ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने सबसे पहले रखा, that is called Quran. The second number goes for Hadith, and then we'll go for Ijma, and the fourth one we will go for Qiyas. So Qiyas will be the last one because it generally talks about supposition of fact, which in general makes the interpretation of Quran as well as other kind of textual
कंटेन। तो यहाँ पर आप इसको अरेंज करोगे, कुरान इज द फर्स्ट फॉर्म, हदीस, देन आपका इज्मा, एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड कियास। Next question, it is talked about muta marriage. So of course we need to understand what kind of marriages are there under the Muslim law, right? So when we go for the Muslim marriages, we know that there is sahih marriage, means a proper valid marriage which is having all those essential conditions to be incorporated. The second one, that is called fasid marriage. And always remember student, fasid marriage is the marriage wherein some of the condition has not been followed. It's mean marriage is irregular. You can go for that. Yes, it can be cured if the particular condition has been taken out from that situation. Other point is that it's called batil marriage, which talks about that any marriage which has not followed the very essential conditions of the Islamic tenets, the marriage will become batil, and in general the word is used void. Okay? These are the different form. Another form of marriage we see, that is called muta marriage. So remember student, we talk about two kind of sect under Muslim law. One that is Sunni, other that is Shia. Under Sunni law, there is no such form of marriage that is called muta. So when we talk about, okay, so this means is whether Shia sect talks about muta marriage, answer is yes. So in Shia, we have four forms of classification, but only one of the subsect, that is called Athna Asari. ठीक है? So Athna Asari is a subsect of Shia law which recognize this form of marriage that is called muta marriage. But इन्होंने आपसे ये नहीं पूछा, इन्होंने simply पूछा what do you mean about muta marriage? So whether it is a temporary marriage, of course it is a temporary marriage, because this kind of marriage is generally solemnized for a certain period of time. It is recognized under Shia law. Of course, it is recognized under Shia law. In fact, we have discussed already that Shia Atnacharya followed this. Marriage is for a fixed period of time. Yes, of course, that is true. In which dower need not be specified. No, dower must be specified. If the dower is not specified, it means that it is not going to be followed properly. तो अब आप देख सकते हो कि कौन कौन से फॉर्म इसके करेक्ट है. So there is A correct, B is correct, C is correct. So we will go for this कि A, B, C must be the correct one. E options में all of these word has been mentioned, so we are not going for this. Now the last question that I am discussing about from the Muslim law, we can go for the question. The question says, which of the following school is credited for the legislation of dissolution of Muslim Marriage Act 1939? This is one of the important question. So we need to understand कि जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो इस लॉ को पढ़ने में हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉ में विमेन को बहुत सारे डिसॉल्व करने के मैरिज के ग्राउंड्स दिए गए हैं. टोटल दीज आर 9 ग्राउंड्स. ठीक है. अब ये जो 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थॉट अंडर मुस्लिम लॉ. प्रोग्रेसिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि दिस legislation gives ample power to the women which treats the women equally to the husband. बट क्वेश्चन का आता है ये कि ये जो हमने लॉ बनाया इसके लिए हमने हेल्प लिया होगा किसी इस्लामिक ज्यूरिस्ट की. तो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिसने बोला कि यस वी कैन गो फॉर गिविंग सम राइट्स टू द वीमेन टू गो फॉर द डिवोर्स. तो ये जितने भी आप स्कूल ऑफ थॉट देख रहे हो ना, हनफी स्कूल, मलिकी स्कूल, हनबली स्कूल, ये तीनों ही स्कूल सुन्नी लॉ से रिलेटेड हैं. The fourth one that is governed about Atnacharya, this is from Shia school of thought. So of course Shia school of thought was not there. In fact Maliki school was given credits because this is the very progressive subsect under Sunni law which allowed that the women should also be given the right to give for divorce, because under classical Muslim law lot of rights were given to the husband. So this is all some questions that are related to the family laws. If you want to study some more things about the family law and you want to prepare for the UGC NET, you must go to the sources of Hindu law. You must go to the sources of Muslim law. What are the grounds for divorce under Hindu law and what are the grounds for divorce under Muslim law? What kind of remedies are available to the women under Hindu law and what remedies are available under Muslim law? How can a person who being a Hindu can adopt a child under Hindu law and person being Muslim can go for adopt or not?
This is all for today. Thanks for watching this video. Subscribe for more content.